हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 18 सब्जेक्ट साइंस की है। ठीक है, 10th क्लास के लिए बेटा 14 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए अलग से वीडियो होगी। और बेटा जैसा कि हमारा चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ है क्या? इससे पहले बेटा हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं अपने, जो कि क्या था, करंट पढ़ा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा हमने और चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ है क्या? तो इन 1827 जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, तो ये क्या थे बेटा? एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्या ड्राइव किया था? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स लॉ। तो जिन्होंने ये ड्राइव किया था बेटा, उन्हीं के नाम पर इस रिलेशनशिप का नाम क्या रख दिया गया? ओम्स लॉ। तो बेटा ये जो ओम्स लॉ है वो है क्या? अब ये पढ़ते हैं। तो जो ओम्स लॉ है बेटा वो क्या है? इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू के कंडक्टर, ठीक है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर से, कंडक्टर के अंदर से ही बेटा करंट फ्लो होता है, हमें पता ही है। और इंसुलेटर जो होते हैं उनमें से करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू के इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है? जो करंट, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर है एक कंडक्टर, ठीक है, तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इसके दो एंड्स पर होंगे ना, एक साइड पॉजिटिव पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जितना ये होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द अदर कंडीशंस रिमेन सेम। ठीक है, तो लेकिन बेटा एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए हमें, कि ये तब ऐसा संभव है जब क्या हो? बाकी कंडीशंस, जैसे कि हो गया फिजिकल जो चेंजेस होते हैं बेटा, ठीक है, या फिजिकल स्टेट्स वगैरह हो गए, जैसे टेम्परेचर हो गया या एक जो लेंथ हो गई उस कंडक्टर की वो सेम रहे, वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर हो सकता है वेरी, तो इसलिए बोला गया कि जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट रहने चाहिए वो, तब ऐसा संभव होगा कि वी जो होगा, जो करंट, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो ये बोला इसमें। अब बेटा ये इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने जैसे पानी रखा गैस पर, ठीक है, तो पानी को जितनी तेज़ गैस होगी बेटा उतनी तेज़ पानी उबलेगा, उतनी जल्दी पानी उबलेगा। लेकिन अगर आपने गैस भी तेज़ की हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी पानी नहीं उबल रहा, तो क्यों? क्या हो सकता है? इस बार हो सकता है आपने एसी ऑन कर दिया हो तो टेम्परेचर में चेंज आ गया, आपने फ़ैन चला दिया हो सकता है बेटा कि वो जो आपने रखा है फ्राई पैन वगैरह जो भी, उसके नीचे तक वो जो गैस है उसका पूरा टेम्परेचर नहीं जा पा रहा, वो इधर उधर फैल गया। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। ओके, अब बेटा मैथमेटिकली देख लेते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ओके, तो करंट क्या हो गया? ठीक है, ये पूरा नाम लिखो, चाहे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पर बेटा वी क्या दर्शा रहा है? वोल्टेज इन वोल्ट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही बेटा वोल्टेज बोलते हैं। ओके, तो वी क्या है? यहाँ पर वोल्टेज है, और करंट क्या है बेटा? एम्पियर में, और वोल्टेज वोल्ट में है। और रेजिस्टेंस बेटा ये क्या आ गया? अभी ये रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल इन ओम। ठीक है, आर क्या है? रेजिस्टेंस है फॉर ए गिवन मेटल, मतलब कि जो कंडक्टर मैंने बोला था जो लिया है ना, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है अपना। ठीक है, वो मैं समझाऊंगी कैसे, तो उसको बोला गया रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर ए गिवन मेटल, इसको ओम में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट ओम है। ओके, तो अब ये कैसे आया आर यहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या कहा था अभी कि v क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के, यानी कि जितना v बढ़ेगा उतना ही i बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बेटा अब ये प्रोपोर्शनल जो होता है, जब हम इसको हटा के इक्वल लगाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता है। अब क्यों लगाना होता है? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल का कि कोई, जैसे मान लो तुम्हारी सिस्टर और तुम हो, ठीक है, तुम्हें तो क्या मिलते हैं? 5 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और उसको कितने मिलते हैं? बड़ी सिस्टर को 10 रुपये मिलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ बेटा? इसको 10 रुपये मिले, तो इसको कितने मिलने चाहिए? 20 मिलने चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसका रेशो निकालोगे तो सेम ही आएगा। 5 करो, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5, इसको लिख सकते हैं 2 × 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, एक बार दोबारा से समझाती हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। 5 = कितना है बेटा? 10 माना है। ठीक है, मतलब कि उसको 5 मिलते थे और इसको ये प्रोपोर्शनल लगा लो इसको। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल कब बनेगा बेटा? इक्वल कब होगा? कि जो ये वैल्यू है ये इसके कितने प्रोपोर्शन में है। ठीक है, मतलब एक वैल्यू 5 है,
जो दूसरी वैल्यू होगी चेंज होगी वो इस वाले के प्रोपोर्शन में कितनी चेंज होगी, मतलब इसके कितने मल्टीपल होगी, उसी को बोला जाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर इसको 5 मिले हैं तो इसका कितना मल्टीपल इसको मिलेगा। तो देखो बेटा यहाँ 10 था तो ये इसका कितना है, दोगुना मिल रहा है, तो 2 के मल्टीपल में मिल रहा है, ये 2 × 5 लिख सकते हैं ना। तो इसके देखो इसके मल्टीपल में इसको 2 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल जो होता है ये बताता है, और ये कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। अब मान लो यहाँ एक दिन इसको कितने मिले, 10 मिले, और यहाँ पे फिर इसको कितने देने, 20 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ मिल रहा है उतना ही, जितना यहाँ पर बढ़ेगा उतना ही वहाँ पर बढ़ेगा। तो मैं दोबारा बताती हूँ, ये क्या था, 5 था, क्योंकि बेटा कंसेप्ट समझो, तुम्हें सारा फोकस कंसेप्ट पर करना है। कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर कुछ नहीं है साइंस में। ठीक है, 5 है, 5 का मल्टीपल में क्या होता है बेटा, ये कितना मल्टीपल है, 10, इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल था, 5 जो है 10 के प्रोपोर्शनल माना है कि इसको 5 मिलते तो उसको 10 मिलेंगे ही, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको इक्वल दिखाएंगे, तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इक्वल करके, कि जो 5 को ये इसको 5 मिल रहे हैं, तो जो दूसरा है उसको इसका कितना मल्टीपल मिल रहा है, इसको इसका बेटा डबल मिल रहा है। ठीक है, इस वाले को मान लो ये तुम छोटी सिस्टर हो, ये बड़ी है, तो बड़ी सिस्टर को तुम्हारा दुगुना मिल रहा है। ठीक है, 2 के मल्टीपल में। तो एक दिन बेटा क्या हुआ, तुम्हें 10 मिला तो उसे कितना मिला, 20 मिला। ठीक है, अब बेटा ये कितना मल्टीपल होगा, तुम इसको 2 × 10 कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये देखो 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, और 2 का मल्टीपल था, यहाँ भी 2 का ही मल्टीपल है। तो बेटा ये वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी यही होता है। तो इसको जब भी हटाते हैं तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एक पर्टिकुलर होता है कांस्टेंट। ठीक है, हर एक कंडक्टर के लिए तो अलग होगा कुछ वैल्यूज़ की, लेकिन उस कंडक्टर के लिए सेम, हर बार सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो तुमने किसकी लिया बेटा, कंडक्टर लिया तुमने, निकल का लिया। ठीक है, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा या कांस्टेंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा, आर। ठीक है, अगर उसकी बेटा कंडीशन सेम रही तो। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, ये चेंज ना हो तो की बात बता रहे हैं, वो पहले ही बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब बेटा ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, कोई कंडक्टर होता है। ठीक है, ये कंडक्टर है, तो ये क्या करता है बेटा, करंट को फ्लो होने से रोकता है, इसके बीच में अवरोध उत्पन्न करता है, इसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो उसी को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को ही क्या बोला जा रहा है, रेजिस्टेंस। और ये इस कंडक्टर के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये रोकेगा ही रोकेगा इसको। ठीक है, मतलब कि इसका फिक्स होता है। वो कैसे समझोगे इसको बेटा, जैसे नदियाँ होती हैं। ठीक है, नदियों से क्या होता है, सिंचाई करते हैं खेतों की, तो लेकिन डायरेक्ट नदियों का पानी तो नहीं पहुंचाते ना, वहाँ पर क्या लगाते हैं, कुछ डैम लगा देते हैं। ठीक है, बांध लगा देते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। तो एक तरीके से ये बांध ही लगा लो। अगर हमें यहाँ पर कम करंट फ्लो कराना है तो ये हम इसको क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको बंद करते जाते हैं बांध से, और पानी कम जाता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो हम बांध को खोल देते हैं और वो ज़्यादा पानी फ्लो करता है। ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये रेजिस्टेंस है इसको कम कर देंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और अगर इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो कम करंट फ्लो होगा। ओके, ये समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस है क्या। ये कुल मिलाकर क्या करता है बेटा, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर के मतलब कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए तब ऐसा हो पाएगा। ठीक है, ये बेटा आगे पढ़ते जाओगे डिटेल में कि ऐसा क्यों है, धीरे धीरे। अभी जितना बताया सिर्फ उतना समझ लो। और इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, V = IR, V = IR कर दिया हमने, V था और I था, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने R लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ से बेटा हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं, V/I। और बेटा ये R क्यों कांस्टेंट है, देखो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है। जब हम R को निकालते तो V/I जितनी बार भी करेंगे हम, कितनी भी वैल्यू ले लो V और I की, हमेशा कांस्टेंट आती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, एक फिक्स कंडक्टर लिया, कंडक्टर हमने उसमें मान लो 1 वोल्ट दी। ठीक है, और इसमें कितनी उत्पन्न हुई बेटा, 1 एम्पियर की करंट उत्पन्न हुई। जैसे ही हम 2 वोल्ट देंगे तो 2 एम्पियर की। तो तुम देखना जब भी 1/1 करोगे तो 1:1 आया। अब यहाँ पर 2/2 करोगे तो भी 1:1 आया। मतलब कि ये वैल्यू R ही तो हुआ, ये V/I तो है ये, और ये किसके इक्वल है, R के। तो R की वैल्यू हमेशा ही 1 आई है। ठीक है, क्या आई है, 1। ओके, तो इसीलिए ये क्या बोला गया है, कॉन्स्टेंट होता है R। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है बेटा, ऐसा यूनिट है इसकी ओम। ओके, और ओम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वोल्ट लिख दो V की, और यहाँ पे करंट की लिख दो एम्पियर, बस ऐसे करते। और यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है बेटा, I की वैल्यू निकाल सकते हैं करंट की। ठीक है, करंट की वैल्यू निकालने के लिए मान लो हम यहाँ पे क्या कहें कि वोल्टेज हमने फिक्स कर दी। ठीक है, अब हमने वोल्टेज को फिक्स कर दिया और हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस को हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। ठीक है, I क्या है, V/I होता है ना, सॉरी क्या नाम है, करंट क्या है, V/R होता है। ओके,
तो यहाँ से देखो, इसको मान लो हम कांस्टेंट समझ रहे हैं, हमने ये वोल्टेज फिक्स कर दिया, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो हमें करंट चेंज करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? हम कंडक्टर की लेंथ चेंज कर दें या कंडक्टर का साइज चेंज कर दें तो उससे उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज करने से हम करंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ रही है कि हम किस चीज़ को घटाएं, किस चीज़ को बढ़ाएं। हम अपने अकॉर्डिंग, अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए तो हम किसको घटाएंगे? रेजिस्टेंस को घटाएंगे। अगर हमें करंट ज़्यादा ही चाहिए और रेजिस्टेंस नहीं घटाना चाहते तो क्या करेंगे? वोल्टेज को बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके से सोचा जाता है। अब बेटा यहाँ पर कुछ एक ग्राफ दिया हुआ है, वी और आई के बीच में रिलेशनशिप है, और यहाँ पर एक आपको नाइक्रोम की जो वायर है उसका ग्राफ बताए, क्योंकि हर कंडक्टर के लिए बेटा ये ग्राफ अलग होगा, लेकिन जो रेशियो होगा, जो आर की वैल्यू होगी या उसका ग्राफ, वो सेम रहेगा, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही आएगा, किसी भी कंडक्टर का ले लो, वी और आई का ग्राफ हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियरली, ठीक है। मतलब जितना ये बढ़ा, जितना हमने करंट को बढ़ाया या फिर जितना हमने वोल्टेज को बढ़ाया उतना करंट बढ़ता चलेगा। हमने करंट मतलब कि वोल्टेज इतनी बढ़ा दी तो करंट भी इतना बढ़ गया, मतलब इधर ये करंट बढ़ रहा है और इधर वोल्टेज बढ़ रही है, ठीक है। तो ये यहीं पर ये दिखा रहा है नाइक्रोम वायर के अंदर किस तरीके से वोल्टेज और करंट बढ़ रही हैं। ओके, और एक और बात जानो बेटा यहाँ से, कि अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, मान लो ये 8 है, ठीक है, तो 8 यहाँ पर जाकर आया, तो यहाँ से हम जो ये वाली पॉइंट की वैल्यू लेंगे और इसकी ये वाली वैल्यू लेंगे, तो v अपॉन में i करेंगे जब हम, तो ये क्या आएगी बेटा? हमेशा कांस्टेंट आएगी। आप यहाँ से निकालो, चाहे आप यहाँ से और यहाँ से ये दोनों वैल्यू ले लो, y की, v और i की, या ये दोनों, मतलब जितनी बार भी करोगे ना, बार बार v बाई आई क्या आएगा? जैसे मैंने नीचे बताया था, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कांस्टेंट। v बाई आई किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के, जो कि हमने क्या माना है? r माना है, ठीक है। तो ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज डैट एज द करंट थ्रू ए वायर इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीजेज। मतलब कि क्या कहा है, ये करंट जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ से समझो कैसे पता चला ग्राफ से कि बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 था तो उस टाइम पर क्या है? वोल्टेज भी 0 है। जैसे ये देखो 0.1 कर दिया हमने करंट, तो अब देखो ग्राफ की लाइन यहाँ चली गई, पहले इस बिंदु पर थी, तो यहाँ पर अब देखो वोल्टेज कितनी है? इतनी है। मतलब कि करंट बढ़ा, वोल्टेज भी बढ़ी। अब हमने और करंट बढ़ा दिया इतना, मतलब 2 पॉइंट कर दिया। तो अब इसी के पैरेलल में देखो वोल्टेज कितनी बढ़ रही है, इतनी पहुँच गई अब वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी ऊपर जाती जा रही है। देखो हर बार ऊपर जाती जा रही है। इसी वजह से ये ग्राफ कैसा आया है? लीनियर ग्राफ आया या लीनियरली ग्राफ आया है, ठीक है। और ये नाइक्रोम का था। नाइक्रोम क्या होती है बेटा? एक एलॉय होती है जो कि किससे मिलकर बनी होती है? एक मतलब कि एक से अधिक उससे मेटल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि निकल से और क्रोमियम से और मैग्नीज से मिलकर और साथ ही आयरन, इन चारों से मिलकर ये नाइक्रोम बनी हुई है। ओके, नाइक्रोम की वायर, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते बेटा? हम वही बात है बेटा, हमें मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी निकल की अच्छी लगी, कुछ क्रोमियम की, कुछ मैग्नीज की, तो हमने सबको एक में मिक्स करके और जो जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी वो उससे ले ली, ठीक है। तो ये तो बेटा आज का आपका सारा टॉपिक था। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट ओम लॉ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई, वी एंड आर, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा है कि ओम्स लॉ को स्टेट मतलब कि डिराइव करो या बताओ, ठीक है, डिफाइन करो उसको। और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आई वी आर, उसका रिलेशन बताओ, आई वी और आर के बीच में क्या, साथ ही ग्राफ भी बताओ वी और आई के बीच में कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ लिखने का तरीका देखो बेटा कैसे लिखना, और समझो, क्योंकि अगर आप मान लो आप मेरी सुनोगे नहीं और यहाँ से टेप दोगे बस फटाफट फटाफट, पढ़ते वक्त तुम्हें याद नहीं हो पाएगा बेटा, रटना पड़ेगा वो, ठीक है। और रटोगे जो चीज़ वो भूलोगे, ठीक है। मूवी को क्यों नहीं भूलते तुम बेटा? अगर मूवी देखते हो तो उसकी हर चीज़ें, हर डायलॉग याद रह जाते, क्योंकि उसको तुम ध्यान से सुनते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि बस देखी देखी आँख कान बंद कर लिया और देखते चले गए, तो तुम्हें कुछ याद रहेगा? नहीं रहेगा जब तक तुम सुनोगे नहीं। ओके, तो इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने पढ़ लिया कि करंट जो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ऐसे भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो इसको, ठीक है। करंट यहाँ से कह सकते हो करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, या वोल्टेज क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा बेटा? जो कांस्टेंट होता है वो इसमें तो पॉजिटिव रहेगा और इस वाले में, क्योंकि ये अपोजिट कर दिया ना हमने, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसा कि तुम मैथ में करते हो, इक्वालिटी के इधर कोई चीज़ लेकर आते हो तो वो माइनस में चेंज हो जाती है, और इक्वालिटी के वापस उधर ले जाते हो तो वो प्लस में। तो इस वजह से बस ये कांस्टेंट में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये आपको लिखना है पूरा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। ये कब होती है बेटा प्रोपोर्शनल? जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं दो कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, ठीक है। और क्या हो, साथ ही टेम्परेचर और अदर कंडीशन कांस्टेंट हो या अनचेंज्ड हो, तब
ये तो हो गया बेटा ओम्स लॉ। अब रिलेशन क्या होगा इनके बीच में, क्या लिखोगे, प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, ठीक है। 10th में हो तो तभी मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं बेटा क्या V क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम जान गए। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अब हम अगर इक्वेलिटी लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कॉन्स्टेंट लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब कि V जो है I के बराबर है इस प्रोपोर्शन में, ठीक है। मतलब कि V I के बराबर है, लेकिन उसको अगर हम इतने से मल्टीप्लाई कर दे तब, ठीक है। और यहीं से बेटा I भी निकाल सकते हैं, I क्या आ जाएगा, V बाई आर आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैं ये लिखना चाह रही थी, R इज इक्वल टू वी बाई आई क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है, जो मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, ठीक है। तो आप ये सारे फॉर्मूले जितने भी आए यहाँ से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो चाहे वोल्टेज बोलो एक ही बात है, और V में इसको मेजर करते हैं वोल्ट में। I क्या है, करंट है, एम्पियर में इसको मेजर करते हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस है उसी कंडक्टर का या मेटल का जो दिया गया है, और उसको ओम में मेजर करते हैं, ठीक है। ये इसकी यूनिट है। अब बेटा यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि V और I का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि जितना एज मच इज़ द वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कि जितनी वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी उतनी ही करंट भी बढ़ेगी या घटेगी। मतलब करंट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब कि वोल्टेज घट रही है तो ये करंट भी घट रहा है, ठीक है। अब बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है I और V के बीच में, वो हमें एक लीनियरली स्ट्रेट लाइन दिखाती है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन दिखाती है या शो करती है। आप लिख सकते हो कि दी VI ग्राफ इज ए लीनियरली ग्राफ, ठीक है। लीनियर ये लिख सकते हो, लीनियरली ग्राफ, ठीक है। मतलब क्या इसका लीनियरली का मतलब कि जितना हम करंट बढ़ा रहे हैं उतनी ही वोल्टेज भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। जितना करंट बढ़ता जा रहा है उतना ही वोल्टेज बढ़ती जा रही है, इसका यही मतलब है। और यहाँ पर बेटा V बाई आई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब इन पॉइंट पर जितनी भी V और I की वैल्यू देखोगे सब कांस्टेंट है। इसके एवरी पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर V बाई आई कांस्टेंट है, इसी वजह से ये हमें स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है। ये तो था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इंक्रीज्ड, यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं हम, और व्हाट विल बी हैपन टू द करंट एज्यूमिंग द वोल्टेज रिमेन्स द सेम। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, हम कह रहे थे कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है किसी कंडक्टर का, लेकिन अगर हम कहें कि हमने वोल्टेज को सेम कर दिया है और हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, एज वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से हम R को इधर ले आएंगे, V बाई आई बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इफ़ V कांस्टेंट है, ओके, प्रॉपर तरीका देख लो लिखने का। इफ़ V कांस्टेंट है देन वी कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाई V, क्योंकि बेटा R जो है I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कितना, V के मल्टीपल, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल टू V इंटू में 1 बाई आई, मतलब कि V के मल्टीपल में बराबर होगा R किसके, 1 बाई आई के। ये इन्वर्सली है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अपोजिट उल्टा प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब नीचे क्या लिखोगे, इससे हमें क्या पता चला कि देखो बेटा जो सामने होती है चीज़, तो हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। इन्वर्स का मतलब क्या, उल्टा होगा, यानी कि R बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, ठीक है, या फिर करंट बढ़ेगा तो R घटेगा, ये मतलब अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज इंक्रीज देन द करंट विल डिक्रीज, ठीक है। मतलब अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा बाय डेट मच क्वांटिटी, मतलब कि जितनी क्वांटिटी से क्या हुआ है, R बढ़ रहा है उतनी से ही करंट घटेगा, उतनी क्वांटिटी में, ओके। ये था आपका सेकंड। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हाट इज़ द वोल्टेज V इन दिस सर्किट शोन। तो ये आपको सर्किट दिया है, इसमें आपको क्या क्या दिया है, R की वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया है I। तो एज वी नो V इक्वल टू आई आर होता है। ये फॉर्मूला तो याद कर लो बेटा, आसान सा है, ठीक है, बस करने का तरीका सीख लो। तो I की वैल्यू भी पुट कर दी और R की वैल्यू भी पुट कर दी, यहाँ से हमारे पास आ गई वोल्टेज, कितनी आ गई, 26 वोल्ट्स आ गई, ठीक है। इस यहाँ पर लिख भी सकते हो, इसलिए द वोल्टेज इज 26 वोल्ट व्हेन कितना, I क्या है 2 एम्पियर है और R 13 एम्पियर है, ये भी लिख सकते हो आप, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ़ देयर आर 10 वोल्ट्स अक्रॉस ए 5 ओम रजिस्टर, ठीक है, एक रजिस्टर है 5 ओम। अब रजिस्टर क्या होता है बेटा, जैसे तुम्हारे फ्रिज हो गए, ये सारी चीज़ें होती है, ये लोड होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, करंट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, आगे कम फ्लो करने देते हैं। तो वो भी एक तरीके के रजिस्टर हो गए जो क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को रोक रहा है। तो 5 ओम का रजिस्टर है, व्हाट इज़ द करंट, तो करंट कितना होगा, अगर 10 वोल्ट की मतलब कि वोल्टेज सप्लाई है 5 ओम के अंदर रजिस्टर के, तो करंट कितना फ्लो होगा। तो जैसा कि हमें दिया है वोल्टेज कितनी दी है बेटा, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 ओम, ये लिखना है। गिवन क्या है, तुम्हें फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। फिर फाउंड किया, मतलब आपने फाउंड किया, क्या फाउंड किया,
V इक्वल टू आई आर से, जैसा कि आप जानते हो यहाँ से करंट को निकाल लोगे, V की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, 2 एम्पियर आपका आ गया करंट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो बेटा कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस होगा, तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। मतलब कंडक्टर के रेजिस्टेंस को 1 ओम तब कहा जाएगा इफ़ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, अगर उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे थ्रू इट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का 1 ओम तब कहा जाता है जब उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। कब? जब हम उसमें क्या करते हैं, 1 वोल्ट की वोल्टेज को अप्लाइड करते हैं। ठीक है, या प्रोड्यूस होती है उसके कंडक्टर के 2 एंड्स पर। तो बेटा यहाँ पर ये देखो, ये फॉर्मूला लिखना है, आप लिख सकते हो कि 1 ओम किसके बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, ये आप लिख लोगे इसमें। ओके, तो बेटा ये थी आपके आज के क्वेश्चंस और वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।